हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। हेडिंग डाल लीजिएगा। पार्ट 5 होगा। मैं देखो हर एक पार्ट में इंडिविजुअली मैं आपको करके समझा रहा हूँ, है ना। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक परसेंटेज से कैलकुलेशन कैसे होता है वो सब चीज़ें मैंने बताया, CPSP का कैलकुलेशन डायरेक्टली। फिर मैंने बताया आपको आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 2 में कि आर्टिकल को बराबर करना होता है, प्राइस को पे कैलकुलेशन होता है। फिर मैंने पार्ट 3 में आपको बताया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, है ना। आज हेडिंग डाल लो। देखो कल मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको पार्ट 4 में रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसके रह गए थे, उसको हम लोग देखते हैं। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, तो डायरेक्टली आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन CGL मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। कि दो वस्तुओं की कीमतें 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु की कीमत में X% की वृद्धि हो जाती है और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हो जाती है तो A और B की नई अनुपात 17:14 हो जाता है, तो X का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। देखो इस टाइप के सवाल को बनाना कैसे है, ध्यान दीजिएगा कि दो वस्तु है, दो आर्टिकल A और B, जिसका रेशियो कितना है 5:8, है ना। फिर कंडीशन क्वेश्चंस में बोलता है कि पहली पे X% की वृद्धि हो गई, पहला कितना बढ़ गया है, X% बढ़ गया है, और दूसरा कितना कम हो गया है, 30% कम हो गया है। अब देखो ये कम हो गया है और ये बढ़ गया है, तो बेसिकली क्या होता है कि 5 और 8 में कैलकुलेशन करोगे तो चीज़ें पॉइंट में आ जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, 5 और 8 को 50 या 500 या 800 मान लो, जो भी है, 50 और 80, ठीक है, या फिर 500 800। कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा इस पे, है ना। तो चलो 500 और 800 मान लेते हैं। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 100 से दोनों साइड गुना कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर स्टेटमेंट बोलता है जब ये कंडीशन हो जाता है तो 800 का 30% तो निकाल सकते हो ना डायरेक्टली, कितना हो जाएगा 240। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब ये वाली चीज़ें नहीं पता है मुझे, अगर ये पता क्योंकि X% वृद्धि हो जाती है। अच्छा 240 की कमी हो गई है ना, ये चीज़ 800 में से 240 की कमी हो गई है, तो इसको कमी करके देखो 800 मत मानो 80 ही मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। पचास और 80, तो ये बताओ 80 का 30% 24 का कमी हो गया तो कितना आ जाएगा, 80 में से 24 घटाओगे तो 56, है ना। ये X% की वृद्धि हुई तो इसको X% ही रहने देते हैं। फिर स्टेटमेंट बोलता है कि जब ये कंडीशन हो जाता है तो रेशियो कितना बन जाता है 17:14, ये नया रेशियो बन जाता है। बात तो समझ में आ रही होगी। अब ये बताओ ये 17:14 बन गया है और ये 56 है, तो हम लोग ये रेशियो ओरिजिनल नहीं ओरिजिनल से कंपेयर कर लेते हैं। तो ओरिजिनल से कंपेयर करने के लिए क्या करोगे, 14 चौके 56। जब इधर 4 का मल्टीपल गया है तो इधर कितने का मल्टीपल जाएगा, 4 का, ये कितना हो जाएगा 68। कितनी बात समझ में आ गई। अच्छा पहले 50 था अब 68 हो गया, तो ये तो पता चल गया ना कितने की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है जी, 18 की कितने पे, 50 पे, गुने 100, 2 बार में 18 दूना 36% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल था, नहीं समझ में आया एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि दो आर्टिकल है जिसका रेशियो दे रखा है 5:8, पहले पे X% की वृद्धि हो जाती है और दूसरे पे 30% की वृद्धि हो जाती है। जब X% की वृद्धि होती है तो ये चीज़ हम लोगों का गिवन नहीं है, ये फाइंड नहीं कर सकते हो आप। देखो आप फाइंड तो कर सकते हो लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। तो 80 का 30%, 24 की कमी हो गई, मतलब कितना बच गया, ये 56 बच गया। जब ये कंडीशन होता है ना उसके बाद रेशियो बदल जाता है। रेशियो कितना हो जाता है 17:14। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। 14 को 56 बनाने के लिए 4 का मल्टीपल, तो 17 को 4 का मल्टीपल दोगे तो 68 बन जाएगा, ठीक है। पहले 50 था अब 68 हो गया, इसका मतलब 18 बढ़ गया
गया कितने पे, ओरिजिनल 50 पे गुने 100, यानी कि 36% की वृद्धि हुई है। अगर x की वैल्यू पूछी जाती तो हम लोग उसे आंसर बता देते 36%। कोई प्रॉब्लम? चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टेटमेंट की तरफ। ये वैरायटी थर्ड होगा, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस का वैरायटी थर्ड। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक व्यापारी एक मेज और एक कुर्सी 6600 रुपये में खरीदता है। उसने मेज को 70% लाभ पर और कुर्सी को 40% लाभ पर बेच दिया, परंतु उसने देखा कि दोनों वस्तुओं पर लाभ की राशि एक दूसरे के समान है। अच्छा ये बताओ, लाभ की राशि या हानि की राशि, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ये एक दूसरे के समान है। इसका मतलब ये है कि मैंने एक बॉटल ख़रीदा 50 रुपये में, मैंने ये फ़ोन ख़रीदा 100 रुपये में। समझने की कोशिश करना आप लोग, मैंने ख़रीदा 50 रुपये में बॉटल, इसको 100 रुपये में ख़रीदा। मैंने बोला जो इस पे परसेंटेज का कैलकुलेशन है, जो भी प्रॉफिट परसेंटेज बॉटल पे हो रहा है या जो भी परसेंटेज का कैलकुलेशन प्रॉफिट परसेंटेज फ़ोन पे हो रहा है, जब उन दोनों का जो अमाउंट है ना वो बराबर है, बात समझ में आ रही है, उन दोनों का अमाउंट बराबर है। तो आर्टिकल कितने थे हम लोगों के पास? 2 आर्टिकल। इसने क्या खरीदा है? एक कुर्सी और एक मेज खरीदा है ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक मेज का कॉस्ट प्राइस 1 है, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूं कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। समझने की कोशिश करना आप लोग, है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, दोनों का मूल्य 6600 रुपये है, यानी कि सीपीटी प्लस सीपीसी 6600 रुपये, ये स्टेटमेंट में दे रखा है। फिर बोलता है ना कि उसने मेज को 70% लाभ पर और कुर्सी को 40% लाभ पर। अच्छा 70% लाभ पे बेच खरीदेगा तो इसका लाभ प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 70/100। ये आपका प्रॉफिट अमाउंट आ गया है क्या? अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज से गुना कर दिया तो आपको टेबल का प्रॉफिट अमाउंट आ गया है। इसी तरीके से इस पे 40% का, ये दोनों आपस में क्या है बोला है स्टेटमेंट, आपस में क्या है? समान है, दोनों बराबर है, तो मैंने कर दिया बराबर। तो आप यहां से निकाल लो, 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं CPT अपॉन CPC इज इक्वल टू 4/7। अच्छा कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल 4 यूनिट, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर कितना यूनिट? 7 यूनिट। इन दोनों का कॉस्ट प्राइस 7 4 11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस में कितना दे रखा है? 6600 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 600 रुपए। इतनी बात तो समझ में आ गया। हम लोग ना बेसिकली एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक यूनिट की वैल्यू 600 रुपये आ गया तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या? पूछा क्या? मूल्य का अंतर डिफरेंसेस पूछा है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस कितने यूनिट का हो रहा है? 3 यूनिट का डिफरेंस नहीं हो रहा है क्या? 1 का 600 तो 3 का 1800, ये भी 600 का मल्टीपल चला जाएगा। बात समझ में आई? ये तो आसान सा तरीका था बिल्कुल, लेकिन आप याद करो, ये तो बेसिक तरीके से मैंने बता दिया, लेकिन याद करो जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तो मैं बार बार एक स्टेटमेंट में अभी भी बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोलूँगा। इनफैक्ट पूरे अर्थमेटिक में मैं ये स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ और आप लोग इस स्टेटमेंट को गांठ बांध लो, मतलब इसको याद रख लेना है कि जब भी चीज़ें बराबर दी जाए, समझना, हाँ, जब भी चीज़ें बराबर दी जाए रिवर्स करने से क्या मिलता है? रेशियो मिलता है। याद है स्टेटमेंट, है ना? नोट डाल करके लिख लो आप लोग, है ना। जब भी चीज़ें बराबर दी जाए रिवर्स करने से रेशियो मिल जाता है। अब समझो यहाँ पे एक का प्रॉफिट परसेंटेज 70% था, दूसरे का प्रॉफिट परसेंटेज 40% था। आपस में क्या है? दोनों बराबर है। देखो एक्चुअली बराबर मैं ना लिख रहा हूँ यहाँ पे, फील करना बस बराबर है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 70% और ये 40%, आपस में क्या है? बराबर। रिवर्स करने से क्या मिलता है? रेशियो। तो 40 और 70 मिल जाएगा क्या? अब ये पता चल गया जी, पहले का कॉस्ट प्राइस 40, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 70, ठीक है। तो यहाँ से काट देते हैं। 7 4 11 यूनिट, 11 की वैल्यू क्वेश्चंस में कितना है? 6600। एक की वैल्यू
600। आपसे पूछा डिफरेंसेस, तो 3 की वैल्यू 1800। तो एग्जाम में जितना कम से कम लिखोगे ना उतना आपके लिए ज्यादा फायदा। यहाँ पे आप लिख करके मास्टर नहीं बनना, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना, ऑप्शन टिक करने। बात समझ में आ रही है ना? तो बस क्या करना, ये सब लिखना नहीं है, बस इतना करना है। और अगर 2 चीजें बराबर दी जाए ना तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या? एक का 70% है, दूसरे का 40% है, आपस में चीजें बराबर है, रिवर्स कर दोगे तो 40 और 70 आ जाएगा, यानी कि 4 और 7 आ गया। 4 और 7 11 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों का कॉस्ट है 6600, एक की 600, डिफरेंसेस कितने का? 3 यूनिट का 1800। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर इस टाइप का सवाल आप कर सकते हो, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो। कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं होता है, बोलते हैं ना कि मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप एग्जाम में नए सवाल भी आए तो आप बना सको, है ना? चलिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। ऐसे ये दोनों नोट कर लो आप लोग, ये तो बेसिक है, मैंने बेसिक से जैसे जैसे स्टेटमेंट बोला मैंने वो काम करके बता दिया यहाँ पे, लेकिन आपको करना तो ऐसे है। चलो हो गया, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। स्टेटमेंट पढ़िएगा कि एक व्यापारी 3 कलम 77 रुपए में खरीदता है, वह पहले को 10% पे, दूसरे को 20% पे तथा तीसरे को 30% लाभ पाकर बेच देते हैं, परंतु ये पाता है, क्या पाता है कि कलम की लाभ राशि एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के समान है। मतलब फिर से क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? बराबर है ना? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, 10% बराबर 20% बराबर 30%, ठीक है ना? 10% बराबर 20% बराबर 30%। मैंने बोला है कि चीज़ों को रिवर्स करने से रेशियो मिलता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए मैंने ये 3 वाला उठाया था आपको। 2 वाले पे क्वेश्चंस बहुत बार आया है, लेकिन तीसरा वाला भी समझ लो आप लोग। देखो क्या है कि अभी तक ये जो एग्जाम्पल समझना 70% और 40% था, यही था ना? मैंने क्या किया है, रिवर्स कर दिया है, इसको यहाँ पे ले आया 40 को और इसको 70 को यहाँ पे, तो रेशियो मिल गया हम लोगों को बेसिकली। तो बेसिकली ये रिवर्स नहीं है, इसको छिपाओ, स्टेटमेंट समझना। हाँ, इसको छिपाओगे तो बचा क्या, 40 को लिख दो, इसको छिपाओ तो बचा क्या, 70। इसी तरीके से आपको करना है कि 10 को छिपाओ, रेशियो अगर 3 चीजें बराबर दी जाए तो समझ लो स्टेटमेंट, ठीक है? आप इसको मैं रेशियो के मान करके भी बना सकता हूँ, के की वैल्यू 1/समथिंग आ जाएगा, k/10, k/20, k/30, रेशियो आ जाएगा, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। बट सबसे आसान सा तरीका ये है कि एक को छिपाओ, जो बच जाए वो लिख दो, वो रेशियो हो जाता है। जैसे मैंने 10 को छिपाया, बचा क्या बताओ, 20 और 30। इसी तरीके से मैंने 30 को छिपाया, बचा क्या, 10 और 30। इसी तरीके से मैंने 30 को छिपाया तो बचा क्या, 10 और 20। ये आपस में रेशियो हो गया जी, है ना? बहुत आसान सा तरीका है। स्टेटमेंट क्या, एक को छिपाओ दूसरा लिख दो, ठीक है? तो काट देते हैं, 0 से 0, 2 0 आपस में सब कट जाएगा। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। 6 3 9 2 11 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 77 रुपए, एक की वैल्यू 7 रुपए। अब आपसे जो पूछा है वो फाइंड कर देते हैं। पूछा क्या है कि प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करें, इंडिविजुअली पूछा है ना? तो एक की 7 तो 6 सत्ते 42 रुपए, 3 सत्ते 21 रुपए और फिर 2 सत्ते 14 रुपए, ठीक है? बहुत आसान है, जब इन तीनों को जोड़ोगे तो 77 रुपए आ जाएगा, है ना? कॉन्सेप्ट इजी। इसी तरीके से बनाना है आपको एग्जाम में। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब चीजें बराबर हो जाए ना तो रिवर्स करने से रेशियो मिलता है, और जब 3 चीजें बराबर हो जाए तो एक को छिपाओ, 2 को लिख दो, रेशियो मिल जाएगा आपको, ठीक है? 10 को छिपाना है, 20 30 बच गया, 20 को छिपाया तो 10 30 बच गया, 30 को छिपाया तो 10 और 20 बच गया। तो इस टाइप का सवाल आएगा तो मैं उम्मीद कर लूँ आप लोग बना दोगे, बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
देखो जब तीन चीजें दी जाए, मैंने बोला जब तीन चीजें दी जाए, देखो परसेंटेज आप तीन जगह पे नोटिस कर रहे हो, 10, 16, 14.2, तो आपको बोले दिमाग में आना चाहिए एलिगेशन मेथड। क्या आना चाहिए? एलिगेशन। तो टाइप चेंज कर लो, नेक्स्ट टाइप होगा आपका कौन सा टाइप? एलिगेशन। और एलिगेशन याद करो मैंने आपको परसेंटेज में बताया हुआ है, एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो एलिगेशन को आपको पता है ना साइन कौन सा आता है? क्रॉस वाला। चलो, स्टेटमेंट बोलता है कि अ सेलर हैज 2000 kg ऑफ राइस, ही सोल्ड वन पार्ट एट 10% प्रॉफिट। वन पार्ट को कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 10% प्रॉफिट पे। एंड सेकंड पार्ट को कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 16% प्रॉफिट पे। एंड ओवरऑल बोला जा रहा है ना, एंड टोटल प्रॉफिट परसेंटेज इज 14.2। तो ओवरऑल तो हमेशा बीच में लिखते है ना। और जब आप बीच में लिखो तो एक चीज का ध्यान रख लेना आप कि इन दोनों के बीच में क्या आता है? 14.2। अगर आता है तो आपने सही लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे देता है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है ना, सेलिंग प्राइस दे देता है, उसको प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट करना होता है, फिर कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखते। ठीक है, चलो घटा दो, ये साइन हो जाता है। 14.2 से घटा दोगे तो क्या बचेगा? 4.2, और यहाँ पे घटाओगे तो ये 15, 1.8, यही बचेगा ना। चलो अब क्या करते हैं, काट देते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। 6 × 18, 6 × 7 = 42। अब स्टेटमेंट क्या है कि 10% लाभ पर बेचा गया चावल क्या होगा? 10% लाभ पर बेचा गया चावल, तो 10% के नीचे वाले पे पूछा है, दोनों का दे रखा है 7, 3, 10। 10 की वैल्यू क्वेश्चंस में कितना दे रखा है? 2000। 10 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू 200। आपसे पूछा 3 की वैल्यू, 3 को 200 से मल्टीपल कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 600 kg। बात समझ में आई? तो 10% लाभ पे कितना केजी बेच देगा वो चावल? 600 kg बेच देगा। ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिए। सब कुछ क्लियर है? चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। हो गया ना? डन। एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। उसने इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर, शेष आमों को 10% लाभ पर तथा सभी को 13% लाभ पर बेच दिया। बिल्कुल सेम सवाल है। देखो 20, 10, 13, 20%, 10% और 13%, कितना आ जाएगा? 3 और 7, यही ना। 10 की वैल्यू कितना था आम? 200 दर्जन, तो 1 की वैल्यू 20। आपसे पूछा कौन सा है? 20% लाभ पर, तो 20 के नीचे 20 दिया 60। अच्छा, बस वहां पे 2000 था, यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे 60, वहां पे 600 आंसर आ रहा था, यहाँ पे 60 हो जाएगा। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तभी ध्यान देना, अभी तक तीनों जगह पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कभी एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे ओवरऑल में लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले चीजों को। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल कॉपीराइट सवाल था, और इनफैक्ट मैंने ये सब सवाल आपको परसेंटेज में कराया हुआ, लेकिन वहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में था, वहाँ पे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका ये आपका लैंग्वेज होगा सोल्ड और बॉट में। स्टेटमेंट पढ़िएगा, क्या है कि दो वस्तुओं का कुल लागत मूल्य 2000 रुपए, उनमें से एक को 12% लाभ पर, दूसरे को कुछ स्टेटमेंट छूट गया है। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज 2000 रुपीज, वन ऑफ देम इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट एंड ओवरऑल गेट। वन ऑफ सोल्ड इज 12% प्रॉफिट एंड अदर इज, वहां पे स्टेटमेंट कुछ अलग है, एंड अदर इज 12% लॉस। यहां पे लिख लेना प्रॉफिट एंड अदर इज 12% लॉस।
एक को 12% लाभ पर बेचा गया तथा बेचा जाता है तथा दूसरे को 12% हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है, तो लेन देन में कुल 1.2% का लाभ होता है। ठीक है, तब स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ये बनाओ, बिल्कुल सेम है। जहां पे प्रॉफिट हो रहा था वहां पे प्लस लिखेंगे, जहां पे लॉस हो रहा था वहां पे माइनस लिखेंगे। अभी तक हम लोगों का प्रॉफिट ही चल रहा था तो कहीं प्लस लिखने की जरूरत नहीं थी, तो हम लोग अगर कुछ नहीं लिखा गया तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि प्लस है वो। चलो बनाओ, देखो 12% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस का 12%, दूसरे पे क्या हो रहा है 12% का लॉस, और ओवरऑल क्या हो रहा है 1.2% का प्रॉफिट। बड़े में से छोटे को घटाते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा 12% से 1.2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 घटा दो 10.8 रेशियो। ठीक है, अब ये बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, 1.2 बड़ा है ना, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 1.2 में से -12 को घटाना है, तो ये क्या ऐड नहीं होगी क्या चीजें, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 और 1.2 13.2 के बराबर। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब इसको काट लो, आंसर आ जाएगा। 12 से कट रहा है क्या, 12 से 9 बार में ये, और ये 12 से 11 बार में, 11 और 9 का यूनिट आ गया। आपसे पूछा है ना कि इन दोनों को बेचा जाता है 2000 रुपए में, 11 9 20, 20 की वैल्यू 2000 रुपए, एक की वैल्यू 100 रुपए, है ना, 100 को 20 से गुना कर दोगे तो 2000 आ जाएगा। एक की 100 आपसे पूछा गया है, उसका क्रय मूल्य क्या था, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर विच देयर वाज द प्रॉफिट वाज, जो प्रॉफिट पे बेचा गया ना उसका क्रय मूल्य क्या था, जो प्रॉफिट पे बेचा गया, लाभ पे बेचा गया, तो एक की 100, तो लाभ पे तो ये वाला बेचा गया है, तो 11 की वैल्यू पूछा है, तो 11 गुने 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 1100। ठीक है, चलिए, अच्छा सवाल था ऐसे, ये वो दोनों थोड़ा इजी क्वेश्चन था इसके मुकाबले, ऐसे ये भी डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपको आना चाहिए इस तरीके का सवाल सॉल्व करने के लिए। कोई प्रॉब्लम किसी को भी, चलो देखो एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि दो आर्टिकल है जिसको 2000 रुपए में बेचा जाता है ना, उसका लागत मूल्य 2000 रुपए है। एक को 12% लाभ पे बेचा जाता है, दूसरे को 12% लॉस पे बेचा जाता है। एक को 12% लाभ पे बेचा गया तो प्लस का 12, दूसरे को लॉस पे तो माइनस का 12, ओवरऑल उसे 1.2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, 12 में से 1.2 घटाओगे तो 10.8 आ जाएगा। इसी तरीके से 1.2 में से 12 को घटाओगे तो 13.2 आ जाएगा। इसको मैंने काट दिया 12 से 11 बार में, 12 से 9 बार में। 11 9 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस में दे रखा है 2000, एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपए के बराबर, तो 11 यूनिट की वैल्यू 1100 रुपए के बराबर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। हाँ, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, कंपैरेटिव उन दोनों के, है ना। ये सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक आदमी 900 रुपए में 3 टाइप 1 केक और 6 टाइप 2 केक खरीदता है। वह टाइप 1 के केक को 15% लाभ पे और टाइप 2 के केक को 10% हानि पर बेच देता है। यदि उसका कुल लाभ 30 रुपए है। देखो अभी तक का जो लाभ हो रहा था ना, तो हमेशा क्या हो रहा था, परसेंटेज में हो रहा था। यहाँ पे भी परसेंटेज, यहाँ पे भी परसेंटेज और यहाँ पे भी परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे क्या बेसिकली रुपीज में हो रहा है। तो आपको रुपए को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, परसेंटेज में। बात समझ में आई? तो बोला जा रहा है, स्टेटमेंट समझना, जो टाइप 1 का कितना केक है 3 और टाइप 2 का कितना केक है 6, है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं टाइप 1 के कितने केक 3 केक और टाइप 2 के कितने केक 6 केक। जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलेगा हम लोग वही काम करने वाले, ठीक है ना। फिर बोलता है ना कि टाइप 1 के केक को 15% लाभ पर और टाइप 2 के केक को 10% हानि पर। हानि बोले तो माइनस, है ना। टाइप 2 के केक को 10% हानि पर। फिर बोलता है उसको कुल लाभ 30 रुपए हो रहा है। अब ये आपका प्रॉफिट अमाउंट में हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंट में चेंज करने के लिए 30 रुपए किस पे प्रॉफिट परसेंट चेंज होगा, 900 रुपए पे इंटू 100। तो यानी कि 2 0 से 2 0 कट गया, यहां पे आ जाएगा 10/3, काट देना 3 से,
10/3% आ गया, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज ओवरऑल 10/3 आ गया। देखो प्रॉब्लम तो अब भी है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो गया। अभी तक चीजें हम लोग पढ़ रहे थे ना, सभी चीज इंटीजर में था, फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं था। तो एक आपको और आसान तरीका मैं बता रहा हूं, अगर चीजें फ्रैक्शन में हो जाए तो ये बेसिकली क्या होता है मालूम, ये बेसिकली आपका ना रेशियो ही होता है। तो आप क्या करो, बोथ साइड फ्रैक्शन को हटा दो। फ्रैक्शन को हटाने के लिए जो भी आपका फ्रैक्शन में होगा डिनोमिनेटर में होगा वही हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करोगे आप, 3 से ना गुना कर दो सब जगह, जब एक जगह पे होगा तो तीनों पे होगा, ठीक है। देखो आप ना यहाँ पे भी 3.33 करके सॉल्व कर सकते हो सवाल को, चीजें हो जाएगी फ्रैक्शन। 15 में से 3.33 घटा देना, फिर इसमें से इसको घटा देना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वो चीज। तो इसको ना इंटीजर को हटाने के मतलब फ्रैक्शन को हटाने के लिए, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो डिनोमिनेटर रहेगा ना बोथ साइड मतलब तीनों में 3 से गुना कर दो, आपस में सब कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 या 45%। बात समझ में आई। और ये 10 दिया 30%, और यहां पे आज 3 कट जाएगा तो आपस में कितना आ जाएगा, 10। अब तो हम लोग इजीली घटा सकते हैं ना, 45 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा, 35, और 30 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा, 20। सॉरी 30 में से 10 घटेगा नहीं ना, हाँ ध्यान से समझना इस चीज को, पता चला घटा दिया मेरी तरह, फिर एग्जाम में हो जाएगा गलत, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बड़े में से छोटे को घटाना पड़ता है। तो 10 में से 30 को घटाओगे -30 हो जाएगा, 10 माइनस -30 कितना हो जाएगा, +30, 10 और 30 कितना, 40। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट, देखो इसमें से ऐसे घटाओगे, 10 में से -30 को घटा दिए तो क्या बच जाएगा, ये 10 माइनस +30 बोले तो 40। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 40, 5 से काट दो, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें पता चल गया टाइप 1 का जो केक था ना 8 यूनिट था, टाइप 2 का केक कितना यूनिट था, 7 यूनिट था। अब इन दोनों को केक को मिला दोगे तो कितना यूनिट हो जाएगा, 8 × 7 = 15 यूनिट, ठीक है। अब सवाल में यहां पे मैं लिख रहा हूं स्पेस नहीं होने की वजह से, यहां पे देखना 8 × 7 = 15 यूनिट। 15 की वैल्यू क्वेश्चंस में कितना है, 900। 1 की वैल्यू 60, 15 छक्के 90, 1 की 60, तो 8 छक्के 48, 480 रुपए, 7 छक्के 42, 420 रुपए। अब देखो 480 रुपए टोटल आ गया, मतलब टाइप 1 का 6 केक 480 रुपए में खरीद रहे हो, टाइप 1 का 3 केक 480 रुपए में खरीद रहे हो, टाइप 2 का 6 केक आप कितने में खरीद रहे हो, 420 रुपए में खरीद रहे हो। अगर टोटल केक पूछा जाता ना, टोटल का अमाउंट, तो 480 420 होता, लेकिन आपसे पूछा क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 केक का लागत मूल्य रुपीज में, जो भी इंडिविजुअल रुपीज में, ठीक है ना, तो इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। तो आप 3 केक खरीदते 480 रुपए में, तो 1 केक कितने में खरीदोगे, 3 से डिवाइड कर दो, कितने में खरीदोगे, 16 × 48 यानी कि 160 रुपए में खरीदोगे। और 6 केक आप 420 रुपए में खरीदते हो, तो 1 केक कितने में खरीदोगे, 70 रुपए में। अब आ गया क्या आंसर, 160 रुपए और 70 रुपए। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये इतना आपने लेंदी बना दिया इस चीज को। देखो ये सबसे आसान सा तरीका है, बुक में जाओगे ना, बुकिश मेथड सॉल्व करोगे, बहुत ही लेंदी है। आपको यहाँ पे मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, उसी कॉन्सेप्ट को मैंने अप्लाई किया है, और एग्जाम में हलवा सवाल बिल्कुल नहीं आने वाले। अगर ये सोच के बैठे हो कि बहुत इजी आ रहे हैं, बहुत सारे टीचर इजी करा रहे हैं, तो आप गलत फहमी में बैठे हो। आपको इस लेवल का सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर एक ही होना है ना। थोड़ा लेंदी हो गया, फिर से मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, फिर से समझो। देखो 3 टाइप 1 का केक है, 6 टाइप 2 का केक है। टाइप 1 के केक को 15% प्रॉफिट पे, टाइप 2 के केक को -10%, मतलब 10% लॉस पे, तो -10% मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। और फिर बोल रहा है ओवरऑल 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसको मैंने कन्वर्ट किया परसेंटेज में, तो 10/3% आ गया। 10/3 चीज़ों को डिफिकल्ट बना देता है। डिफिकल्ट को हटाने के लिए 3 से बोथ साइड, जो भी है तीनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया आपने, 45 हो गया, ये 30 हो गया, यहाँ पे 10 बच गया। अब बड़े में से छोटे को घटाना होता है, 45 में 10 घटाया तो 35 हुआ, 10 में से -30 को घटाया तो 40 हुआ। रेशियो आ गया जी 8:7 का। 8:7, 15 की वैल्यू 900, 1 की 6, 1 की 60, 8 की 480, 7 की 420। अभी तक के सवालों में हम लोग ऐसा करते आए थे,
लेकिन यहाँ पे स्पेशल थोड़ा सा मेंशन है कि यहाँ पे 6 टाइप 3 टाइप केक 1 दे रखा है, 6 टाइप 2 केक दे रखा है आपको, तो यहाँ पे 3 से इंडिविजुअली डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड किया तो 160 आया, 6 से डिवाइड किया तो 70 आया, थोड़ा सा अलग यहाँ पे बस करना है, बाकी का तो सब कुछ सेम ही है ना। मुझे उम्मीद है कि जब भी एलिगेशन टाइप का सवाल आएगा और इस लेवल पे, तो इससे ज़्यादा लेवल नहीं आएगा आपका हाई। जब भी एलिगेशन में पढ़ाऊंगा तो ऐसा तो बहुत लेवल का मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन जब भी प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह में जो यूज़ हो रहा है ना एलिगेशन, इतना सफिशियंट है आपको जानना। अगर आप इतना जान गए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि एलिगेशन कहाँ पे लगाना, बेसिकली यही जानना ज़रूरी हो जाता है हम लोगों को कि एलिगेशन लगाना कहाँ पे। प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि सर कैसे पता चलेगा कि एलिगेशन कहाँ पे लगाना है। तो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ आपको, एलिगेशन ऐसे पता चलेगा कहाँ पे लगाना है। एक टर्म आएगा ओवरऑल, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये एलिगेशन की कहानी है। और एक टर्म आपको पहचानने का तरीका आएगा कि 3 चीज़ें दे रखी होगी, जैसे यहाँ पे देखो 10%, 15%, 30 रुपये का प्रॉफिट, प्रॉफिट 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 3 जगह पे होगा, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस 3 जगह पे होगा, प्रिंसिपल 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 3 जगह पे होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 जगह पे होगा। तो समझ जाना आप लोग कि क्या लगाना है आपको, एलिगेशन लगाना है। बात समझ में आ गई ना। एलिगेशन इज नथिंग, एलिगेशन क्वेश्चंस को आसान बनाने का बस एक तरीका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और इतनी बार मैं ऐसा बोल दूंगा ना अपनी क्लास में कि आपको चीज़ें याद हो जाएगी, क्योंकि मैं हर एक जो भी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ तो मैंने हर एक चैप्टर में, क्योंकि एलिगेशन एक तरीका है ना, एलिगेशन एक चैप्टर नहीं, एलिगेशन एक तरीका है। तो तरीका तो हर एक सवाल में भी लग सकता है, जहाँ पे जैसे आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ाऊंगा मान लो, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में एलिगेशन, वहाँ पे भी क्वेश्चंस एलिगेशन से बना सकते हो। टाइम एंड वर्क में पढ़ाऊंगा, वहाँ पे आप क्वेश्चंस को एलिगेशन से बना सकते हो। तो मैं हर एक टाइप में, मतलब हर एक चैप्टर के टाइप में एलिगेशन एक टाइप कॉमन होगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा चैप्टर में किस टाइप के सवालों को एलिगेशन से बनाना है, ठीक है। और एलिगेशन से आप सीख गए बनाना, तो सवाल को तो इतना तो यकीन है कि आप सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि एलिगेशन आप सीख गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। एक मैंने इस मेथड को नाम दिया, जब भी चीजें फ्रैक्शन में होती है ना, 2/3 भाग, 1/4 भाग, 5/6 भाग, 20% के प्रॉफिट पे इतना, फिर रिमेनिंग को इतने पे। तो जब भी इस टाइप का सवाल होता है ना, तो मैंने एक टाइप का नाम रखा है, उस टाइप का नाम लिख लीजिएगा आप लोग, लाइन मेथड, ठीक है। और आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला, मेरे से पढ़ोगे जब ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट टाइप होगा अपना लाइन मेथड। मैंने लाइन मेथड नाम क्यों रखा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। देखो लाइन मैंने इसलिए रखा है नाम कि एक लाइन बनकर के आएगा, देखना एक पैटर्न बन के आएगा लाइन की तरह। एक व्यापारी के पास कुछ निश्चित चॉकलेट है, उसने चॉकलेट के 2/3 भाग को 15% लाभ पर बेच दिया। शेष चॉकलेट को किस लाभ प्रतिशत पर बेचे ताकि उसे 12% का ओवरऑल लाभ हो। देखो आप इसे एलिगेशन से भी बना सकते हो, बिल्कुल सेम सवाल है। हमें पता है ना एलिगेशन में 3 चीजें, परसेंटेज ऊपर में रहेगा, रेशियो नीचे होता था, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप बना सकते हो इस सवाल को, लेकिन एलिगेशन से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके को फॉलो करना आप लोग। हाँ देखो 2/3 भाग, इसका क्या मतलब है, 3 में से 2, 3 में से 2 भाग को, 3 में से 2 भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर, 15% लाभ पे। अच्छा 3 में से 2 भाग को 15% लाभ पे, तो ओवरऑल लाभ कितना हो गया, 30% लाभ हो गया क्या, यहां तक कोई प्रॉब्लम। हाँ चलो फिर देखो यहां पे, फिर शेष चॉकलेट को किस लाभ प्रतिशत पर बेचे। शेष चॉकलेट बचा कितना, 1 ना, इसको किस लाभ प्रतिशत पर बेचे। अब जब यही फाइंड नहीं है तो ये वाला फाइंड तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। किस लाभ प्रतिशत पर बेचे ताकि उसे ओवरऑल 3 को 12% का लाभ हो, मतलब ओवरऑल पे कितना लाभ हो, 36% का। यहां तक स्टेटमेंट दिया हुआ था, जैसे जैसे बोला था मैंने काम कर दिया। अब चीजों को फाइंड करते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, हमें यहां पे 36 लाना है, तो मैं यहां पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि 36 आ जाए। क्या रखना पड़ेगा बताओ, 6% रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। आपने 6% यहां से रखा, अब यहां पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, देखो हमें यहां की वैल्यू चाहिए, समझना स्टेटमेंट। हाँ यहां पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाए, तो क्या रखना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा ना। तो ओवरऑल पे कितने परसेंट का लाभ होगा, शेष पे कितने परसेंट का, 6% का। बात समझ में आई। ये जरूरी नहीं है ना, आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि जरूरी नहीं कि आंसर हमेशा नीचे आएगा। देखो दूसरी क्लास में ऊपर भी आया था और आज बीच में आया है, तो बीच में भी आ सकता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, एक बार फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो 2/3 भाग को 15% लाभ पर बेच दिया, मतलब 3 में से 2 भाग को 15% लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब कितने पे बेचा इसने? 30% पे। बचा कितना? एक पे क्या होगा, ताकि ओवरऑल पे 3 पे 12% का लाभ हो। तो यानी कि देखो लाभ हो रहा तो मैंने प्लस में लिखा, माइनस होता हानि होता तो मैंने माइनस कर देना था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं कि यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं कि 36 आ जाए, तो 6 रखना पड़ेगा। 30 और 6 36 जोड़ोगे तो 36 आएगा। अच्छा यहाँ पे 6 रखे तो यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू रख दूं कि 6 आ जाए, तो आंसर कितना रखना पड़ेगा? 6%। नोट कर लो आप। एक्स वैक्स मानने की जरूरत तो है क्या? माना कि निश्चित चॉकलेट x रुपए, फिर x मान के बनाना, फिर x लग जाएगा आपकी जिंदगी में। समझ में आ रहा है आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ऐसे उम्मीद है कि फ़ायदा तो हो ही रहा होगा जो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे। जो आज फॉलो नहीं कर रहे हैं वो 6 महीने बाद ज़रूर फॉलो करेंगे, इतना यकीन है मुझे अपने आप पे। ऐसे भरोसा तो अपने आप पे होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोग चीज़ों को शेयर करो और दूर दूर तक पहुंचाओ, गांव-गांव तक, ताकि उनको भी फ़ायदा हो पाए। सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं उठाना है, ठीक है। पहुंचाते हो जी आप लोग? हाँ, लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना और कमेंट तो करना, ताकि पता तो चले, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। आप लोग कमेंट कर रहे हो, चीज़ें अच्छी लग रही है। बस ये नहीं कि वीडियो देख करके चुपचाप होकर के सो गए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। अच्छा, ये तो सेम सवाल है, क्वेश्चन ही अधूरा है यार। 1 मिनट, क्वेश्चन अधूरा है। ये वाला सवाल बाद में मैं करवा दूंगा। क्वेश्चंस, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसने 25% हानि पर बेच दिया। 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड इट 25% लॉस। चलो बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ा सा हिंदी में एरर है, उसको मैं सही कर देता हूँ। इंग्लिश में क्वेश्चन सही है। देखो क्या है कि अ शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 120 क्विंटल गेहूं खरीदा उसने, एक दुकानदार ने, है ना। फिर बोलता है 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस। 20% जो गेहूं है ना, इसका 20% गेहूं 25% हानि पर बेच दिया, ये बोला है। उसका 20% गेहूं 25% हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में 25% का लाभ प्राप्त करता है, पूरे लेन देन में 25% का लाभ प्राप्त करता है। फिर पूछा क्या है, एट व्हाट परसेंट गेन 25%? चलो कितने प्रतिशत पर होता है लेन देन पे? पूरे, हाँ, लेन देन पर 25% का लाभ कितने प्रतिशत पर होता है? चलो ट्राई करो, बन जाएगा, इजीली सवाल है। पहले तो आपको 20% का फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। एक को 25% हानि पर बेचता है, फिर बोलता है 4 को कितने प्रतिशत लॉस या प्रॉफिट पे बेचेगा, ताकि ओवरऑल उसे कितना परसेंट का लाभ हो? 25% का। देखो 20% का मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बदल दिया, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इतनी बात समझ में आई, है ना। फिर बोलता है 20% गेहूं को 25% हानि पे, मतलब 5 में से 1 को 25% हानि पर बेचता है। इसका मतलब है कि ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है? माइनस का 25%, है ना। 4 को क्या पे बेचे? 4 को क्या पे बेचे ताकि 5 पे 25% का प्रॉफिट हो। ये स्टेटमेंट बोल रहा है बेसिकली, 5 पे 25 का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो 5 पे 25 का प्रॉफिट तो 125। अब यहां पे समझना, हाँ, अब यहां पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें ताकि 125 आ जाए? हाँ, बहुत टैलेंटेड हो आप लोग, पिट पिटा जाओगे। देखो ध्यान से,
बेवकूफ 100 बता रहे हो, 100 रखूंगा मैं। अच्छा 100 में से 25 घटाओगे तो 75 आ जाएगा। हमें प्लस का 125 चाहिए, तो 125 में से 25 घटा दो तो 150 आएगा। 150 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 150%। जब ही तो 150 में से 25 घटाओगे तो 125 आएगा। पता चला 100 रखा आपने, 100 में से 25 घटाया तो क्या आ गया? 75। हमें चाहिए था 125। अच्छा यहां पे नहीं चाहिए हमें ये चाहिए कि रिमेनिंग पे क्या हुआ है, 4 पे क्या हुआ है। तो 150 बटे 4 हुआ है कि नहीं हुआ? 150 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, यहां पे 150 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पचे 30, 37.5%। तो ओवरऑल पे क्या होगा? 37.5% का प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अरे भाई हमें 150 चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है तो 4 को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो 150 आएगा। तो 150 बटे मैंने 4 कर दिया, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, बच जाएगा कितना? 150। तो ओवरऑल यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। रिमेनिंग पे क्या होगा? उसे 37.5% का प्रॉफिट होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज एरर हो रहा है सवालों में, जो मैंने ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के हिसाब से मैंने बता दिया। देखो क्या बोला है, 20% वीट को 25% लॉस पे बेचता है, रिमेनिंग पे क्या होगा ताकि ओवरऑल पे 25% का प्रॉफिट हो, ये स्टेटमेंट बोला है बेसिकली। बात समझ में आ रही है? सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है ना? किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम अगर होगा तो जरूर शेयर करें, है ना। डन। स्टेटमेंट क्या बोलता है? एक व्यक्ति 561 वस्तुएं 3200 रुपए में खरीदता है और कुल वस्तुओं को 5/11 भाग 27% हानि पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि कुल सौदे में ना ही लाभ हो ना ही हानि। याद करो एक स्टेटमेंट और भी, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने दूसरा स्टेटमेंट मैं आज ही बोल रहा हूं, ऐसे मैंने पहली क्लास में बोला है कि पहला स्टेटमेंट ये था जब चीजें बराबर दी जाए तो रिवर्स करने से क्या मिलता है? रेशियो। दूसरी चीजें याद रखना आप लोग, एक बहुत पॉइंट वाली बात मैं बताने जा रहा हूं, अगर चीजें आपको परसेंटेज में पूछा जाए तो वैल्यू का इस्तेमाल नहीं होता। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला है, जब चीजें परसेंटेज में या जो भी है परसेंटेज या प्रॉफिट या लॉस किसी भी चीज में पूछी जाए, परसेंटेज में पूछी जाए तो वैल्यू का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो आपसे पूछा क्या है, पूरे सौदे में ना ही लाभ या ना ही हानि हो रही तो कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा जाए, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। परसेंटेज दे करके परसेंटेज पूछा जाए, वैल्यू का इस्तेमाल नहीं होता। मैं लिख देता हूं यहां पे, इसका भी बहुत इस्तेमाल करने वाला हूं, एकदम देसी लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं। परसेंटेज देकर परसेंटेज पूछा जाए, वैल्यू का यूज नहीं होता है, वैल्यू का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। परसेंटेज दे करके परसेंटेज पूछा जाए, वैल्यू का यूज नहीं होता है, तो आपको वैल्यू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। नोट पॉइंट डाल करके लिख लो आप लोग भी। अब देखो क्या बोलता है, इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। अब 561 वस्तुएं 3200 रुपए में खरीदता है, यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन यूज जब करोगे तो स्टेटमेंट हो जाएगा लेंदी, और आप सवाल को बनाने में जहां पे आप 30 सेकंड में सवाल बना सकते थे वहां पे 2-2.5 मिनट लग सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना 5/11 भाग 27% हानि पर, मतलब 5/11 का क्या मतलब है? 5 को 27% हानि पर, 5 को 27% हानि पे, तो 27/135 यानी कि 135% का लॉस हो गया, ठीक है। फिर 6 पे क्या होगा, जो बच गया भाग 6 पे क्या होगा, स्टेटमेंट समझना, 6 पे क्या होगा ताकि ओवरऑल पे ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, यही मतलब है ना। ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस का क्या मतलब है? जीरो हो ना, जीरो में कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। तो यहां पे कितना आ गया जी? जीरो। अब आप लोग ये बताओ, यहां पे हमें जीरो चाहिए तो यहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा बताओ? प्लस का 135 रखना पड़ेगा ना। यहां पे आपने प्लस का 135 रखा तो ये कितना हो गया, आपस में कट करके सब बराबर हो गया। अच्छा लेकिन हमें यहां पे नहीं चाहिए आंसर, आंसर तो यहां पे चाहिए, तो यहां पे क्या रखना पड़ेगा? 135/6, तभी तो 6 से 6 काट दोगे तो 135/6 आ जाएगा। अच्छा 135/6 सॉल्व करते हैं ना इसको, 135/6, 6 दूना 12, बचा कितना? 15, 6 दूना 12, 30, 6 पच्चे 30, 22.5%, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई?
बहुत ही शानदार मेथड था लाइन मेथड, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और भी क्वेश्चंस का। अभी मेरा दूसरे क्लास का टाइम हो चुका है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।